हेलो एंड वेलकम टू एलईएस। आज इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में हमारा चैप्टर है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 3। हमने इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किया था, जिसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट, फॉरेन एक्सचेंज, मार्केट, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स डील किए थे। इनका बेसिक हम लोगों ने कवर किया था। आज इस लेक्चर में हम कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही रिलेटेड दो कंसेप्ट्स प्लस फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम सबको लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है। हम रोज़ देखते हैं न्यूज़पेपर में कि आज डॉलर के मुकाबले डॉलर के टर्म्स में रुपी इतना हो गया है, इतना गिर गया है, उतना बढ़ गया है एंड ऑल दैट। तो हाउ डज़ इट वर्क, हम थोड़ा सा इसके बारे में विल सी। सो लेट अस बिगिन विद दिस लेक्चर। पहला जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था और हमने उसके कंपोनेंट्स देखे थे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दोनों तरह से अलग अलग उसमें पार्ट्स थे। क्या क्या थे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वो पूरा जो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट उन सब का मिला के एक बजट डिसाइड होता है, कुछ अमाउंट इधर डेबिट एंड क्रेडिट होगा, कुछ अमाउंट इधर डेबिट एंड क्रेडिट होगा और फिर अमाउंट जो है प्लस माइनस में बन के आएगी, राइट। तो अगर अमाउंट प्लस में बन के आती है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस बोला जाएगा। अगर अमाउंट माइनस में बन के आती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बोला जाएगा, ठीक है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बन रहा है, मतलब जो करंट अकाउंट वाला पार्ट है, हम कैपिटल अकाउंट की नहीं, हम सिर्फ करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो जनरली ये होता है, हम ये देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से। मतलब इधर हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट बनता है तो इधर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस बनता है। कैसे? वेरी सिंपल, हम वर्ल्ड बैंक से या फिर IMF से या फिर और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हम बोरोइंग लोन लेते हैं। और जब हमने देखा था पिछले सेक्शन में, पिछले लेक्चर में, कि जब लोन लेते हैं तो ये ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट का सरप्लस बनाता है। यूजुअली इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो कुछ इसी तरह काम भी करता है कि हमारे जो करंट अकाउंट बनता है वो डेफिसिट में रहता है और हमारे जो बोरोइंग्स हैं वो बढ़ते हैं। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं, बोरो लेते हैं, इसलिए करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस, कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में रहता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर डेफिसिट बन रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट का मतलब हो गया करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का मिला के जब डेफिसिट बनेगा तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स से, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इंडिया मेंटेन करके रखती है, हर एक कंट्री मेंटेन करती है। इंडिया में ये काम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करने का काम RBI सेंट्रल बैंक के पास में रहता है। RBI आप पढ़ते होंगे कि RBI के पास में इतना फॉरेक्स रिज़र्व है, RBI के पास में उतना फॉरेक्स रिज़र्व है। हमारे पास इंडिया में अभी फॉरेक्स रिज़र्व अच्छा खासा बना रहता है, ठीक है। 432 बिलियन डॉलर समथिंग कुछ ऐसा अमाउंट है, आप चेक कर सकते हैं जाकर। बट ये अमाउंट जब पूरा BOP डेफिसिट में आ जाता है, जब पूरा BOP डेफिसिट होता है तो हम इस फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को भी ऐड कर देते हैं और जब हम रिज़र्व ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली डेफिसिट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अभी अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये करे कैसे जाते हैं, होता क्या है एग्जैक्टली? ये होता है कि जब डेफिसिट होता है तो RBI क्या करती है, RBI इन फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर देगी, ठीक है। मतलब डॉलर हो गया, जापानीज़ येन हो गया, युआन हो गया, पाउंड हो गया, पाउंड स्टर्लिंग और यूरो हो गया, इस तरह की ये जो करेंसी है सारी ये सेल कर देगी। जैसे ही ये सेल कर देगी तो जो ब्रोकर्स होते हैं इंडिया में, आपने सुना होगा बहुत सारे ब्रोकर्स होंगे या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ होती हैं, वो इसको ख़रीद लेती हैं और जैसे ही वो ख़रीदती हैं वो क्या करती हैं, वो करेंसी नॉर्मल जो हमारी इंडियन करेंसी होती है वो दे देती हैं। तो ऑब्वियसली मान लीजिए $1 सेल किया
है ना, $1 सेल किया और अभी अगर रेट चल रहा है 74 रुपीज़ तो तुरंत ही RBI को 74 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पाउंड सेल किया, इस टाइम पे पाउंड चल रहा है लगभग 87 रुपीज़, तुरंत ही RBI को 87 रुपीज़ मिल गए। तो इस तरह से वो RBI जो है वो फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज को या फॉरेन करेंसी को सेल कर देती है और उससे उसको इंडियन करेंसी मिल जाती है, जिसकी वजह से डेफिसिट जो है वो हमारा कम हो जाता है, राइट। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है जो RBI इसको फॉरेन एक्सचेंज को सेल करती है, इसको बोला जाता है ऑफिशियल रिजर्व सेल। ये आप टर्म याद रखिएगा क्योंकि ये टर्म हो सकता है आपको कहीं क्वेश्चन में मिल जाए कि ऑफिशियल रिजर्व सेल क्या होता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ऑफिशियल रिजर्व सेल जब सेंट्रल बैंक किसी कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी को सेल करती है तो उसे ही ऑफिशियल रिजर्व सेल कहा जाता है। ठीक है, और ये किस लिए किया जाता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, BOP डेफिसिट को कम करने के लिए किया जाता है। आई होप ये समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली जब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है और ये डेफिसिट चल रहा है या फिर तो दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होंगे और कुछ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होंगे। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस ये होते हैं कि ये जो BOP में गैप आया है, देखिए जब एंड ऑफ द ईयर हमें बैलेंस बनाना है BOP का, हमने ये चीज़ बजट में भी देखी थी कि ओवरऑल जो बैलेंस है वो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का मिला के, इनकम और खर्चा मिला के पूरा ज़ीरो आना चाहिए। तो अब ये ज़ीरो तो होता नहीं है एक्चुअल सिनारियो में, तो फिर किया क्या जाता है ज़ीरो को लाने के लिए। इसके लिए ये होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस को बनाया जाता है जिनको बोला जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ये बेसिकली जो गैप बना होता है BOP में सरप्लस या फिर डेफिसिट का, इसको ब्रिज करने के लिए बनाया जाता है। ऐसे आइटम्स जो ऐड किए जाते हैं, इन आइटम्स को बोला जाता है बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि RBI ये ऑफिशियल रिजर्व सेल करती है, तो ये भी किस तरह का ट्रांजैक्शन है, ये भी एक तरह का अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ही है। ये BOP के डेफिसिट को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे कि सेल हो रही है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज आ जा रहे हैं। ये सारे हर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये सब बेसिकली ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं। दे आर मेड फॉर रीजंस अदर दैन टू ब्रिज द गैप इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप को ब्रिज करने के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस बोला जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नाम से समझ आ रहा है। अकोमोडेटिंग, कुछ अकोमोडेट करने के लिए, क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट, जो गैप है उसको कम करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए। ऑटोनॉमस, इस गैप को छोड़कर, ब्रिज करने को छोड़कर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है, इनको बोला जाता है, ऐसे आइटम्स जो ऐड होते हैं इन सबको बोला जाता है अबव द लाइन आइटम्स। ठीक है, हो सकता है कभी क्वेश्चन में अबव द लाइन आइटम्स और बिलो द आइटम्स, बिलो द लाइन आइटम को लेकर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, SSC में सिंपल आ सकता है कि अबव द लाइन आइटम्स या फिर बिलो द लाइन आइटम्स किस रेफरेंस में यूज़ होता है, तो आप बता देंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के रेफरेंस में यूज़ होता है, ये ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन के लिए होता है, और बिलो द लाइन आइटम्स अकोमोडेटिंग के लिए यूज़ होता है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में UPSC में भी आ सकता है कि अबव द लाइन आइटम्स जो होते हैं वो ऐसे आइटम्स होते हैं जो BOP के डेफिसिट को या BOP के गैप को ब्रिज करने के लिए होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, वो बिलो द लाइन आइटम्स होते हैं। अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है, या करेक्ट भी डाल सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अबव द लाइन कौन से होते हैं और बिलो द लाइन कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये नया टॉपिक है, इसी के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है। ठीक
ठीक है। आप ये टर्म बहुत सुनते होंगे, न्यूज़पेपर अगर ट्रैक करते हैं तो न्यूज़पेपर में अक्सर ये टर्म यूज़ होता रहता है। तो ये मार्केट होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? ये एक ऐसा मार्केट है, इट इज़ द मार्केट जिसमें नेशनल करेंसीज़ को ट्रेड किया जाता है एक दूसरे के साथ में। हमने फर्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें देखा था कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वहाँ पे एनार्की है, वहाँ पर कोई सरकार नहीं बैठी है। फिर हमने ये भी देखा था कि ये इकोनॉमी में ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि कोई भी एक इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, सबकी जो नेशनल करेंसीज होती हैं वो एक दूसरे के रेफरेंस में यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, तो यही बस कंसेप्ट अप्लाई होता है कि हर एक कंट्री की जो नेशनल करेंसी हो गई, डॉलर, पाउंड, येन, रेनमिनबी, रियाल और क्या कहते हैं अफ्रीकन डॉलर, इंडियन रुपी, राइट, ये जो जितनी भी करेंसी है इन सब को ट्रेड किया जाता है एक दूसरे के साथ में। यही मार्केट कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वेरी सिंपल। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, मतलब ये ट्रेडिंग जो हो रही है ये कौन कर रहा है? तो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स मेनली, जैसे इंडिया में कमर्शियल बैंक SBI हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, HSBC हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ ऑथराइज्ड ब्रोकर्स होते हैं जो कि डील ही इसमें करते हैं। आप देखते होंगे कई कई जो शहर हैं, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर बेंगलुरु हो गया, ये चेन्नई हो गया, तो ये यहाँ पर ना फॉरेक्स के ब्रोकर्स भी रहते हैं। आप उन ब्रोकर्स के पास जाकर और करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आपको मान लीजिए म्यांमार जाना है तो वहाँ की जो है आई थिंक टक्का इज़ द करेंसी ओवर देयर। तो वहाँ की जब करेंसी है तो वो कुछ अपना कमीशन चार्ज करेंगे ये ब्रोकर्स, और आप उनको रुपीज़ देंगे, और फिर जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा वो उस एक्सचेंज रेट पर आपको म्यांमार की करेंसी दे देंगे। या आपको US जाना है तो आपको डॉलर चाहिए तो आप रुपीज़ देंगे उनको, और वो आपको जो भी करंट एक्सचेंज रेट चल रहा है उस एक्सचेंज रेट पे आपको डॉलर दे देंगे जितने भी आप मांगेंगे, और प्लस वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। ऐसे लोग ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, फिर अदर मॉनेटरी अथॉरिटीज़ भी होती हैं। अदर मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जिनको RBI ऑथराइज करेगी कि हाँ आप ये एक्सचेंज का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, ये लोग खरीदते रहते हैं। अच्छा, ये लोग सब खरीदते कहाँ से, मतलब कमर्शियल बैंक हो गया तो उसके पास कहाँ से, क्या वो US जाती है खरीदने के लिए, या फिर यूरोप जाती है खरीदने के लिए, यूरो? नो, ये लोग RBI से खरीदते हैं। RBI दूसरी कंट्रीज से लेता है, और फिर जो बैंक्स हैं या फिर जो ब्रोकर्स हैं वो RBI से काम कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, आप एक टर्म और सुनते होंगे जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसको फॉरेक्स रेट बोला जाता है शॉर्ट में। फॉरेक्स रेट क्या है? ये फॉरेक्स रेट एक ऐसा प्राइस होता है जो कि हर एक करेंसी का होता है। ठीक है, एक करेंसी का दूसरे करेंसी की टर्म्स में, रेफरेंस में जो प्राइस होगा एक करेंसी का, वो होगा उसका फॉरेक्स रेट। ठीक है, इससे क्या हो पाता है, इससे इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइसेस का कंपैरिजन हो पाता है। फॉर एग्जांपल आज अगर हम देखें तो इंडिया का मान लीजिए डॉलर के रेफरेंस में $1 जो है वो 74 रुपीज़ चल रहा है। तो अगर हमें पूछा जाए कि फॉरेक्स रेट कितना चल रहा है इंडिया का, तो आप बोलोगे 74 चल रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो इंडियन रुपी की वैल्यू है वो $1 के रेफरेंस में 74 रुपीज़ है। मान लीजिए कल ये अप्रिसिएट कर जाए, मतलब इंडिया की वैल्यू बढ़ जाए तो होगा ये 70 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो $1 के रेफरेंस में 70 रुपये हो गया। या फिर डेप्रिसिएट कर जाए, $1 के रेफरेंस में मान लीजिए 78 रुपीज़ हो जाए। ठीक है, तो ये फॉरेक्स रेट घटता बढ़ता रहता है डिपेंडिंग अपॉन मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी में। ठीक है, आगे हम कंसेप्ट को डील करते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। पहले हम इसको रीड करेंगे एंड देन मैं इसको मैथमेटिकली समझाऊंगी कि क्या है। देखिए, जब हम हर एक कंट्री, क्योंकि हम ओपन इकोनॉमी में हैं, इंटरडिपेंडेंस भी है, हमारा ट्रेड ट्रांजैक्शन सब कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में चल रहा है, ठीक है। हम बबल में नहीं रह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एरा है, ओके। तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की डिमांड तो होती है, मतलब हम XYZ जितने भी लोग हैं इंडिया में, हम इंडिया के ही रेफरेंस में बात करेंगे, तो इंडिया में जितने भी लोग होते हैं उनको डिमांड तो होती है फ़ॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। मतलब कोई फ़ॉरेन करेंसी हमें चाहिए होती है, हम डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज ख़रीदने होते हैं। मान लीजिए हमें लेवाइस की जीन्स मंगवानी है यहाँ पर, ठीक है, तो हमें गुड्स चाहिए। या फिर मान लीजिए कोई हमें US की सर्विस है जो कि बहुत अच्छी लग रही है, तो वो हम फिर यहाँ पे लेंगे, हम एप्पल का आईफोन यहाँ पे लेते हैं, या फिर हम साउथ कोरिया से LG की TV मंगवाते हैं, राइट। तो हमें ये गुड्स एंड सर्विसेज अदर कंट्रीज से ख़रीदने होते हैं, इसलिए हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज, फ़ॉरेन करेंसी चाहिए होती है, ठीक है। मतलब ये एक्सचेंज चाहिए, हम रुपीज़ तो उनको दे ही नहीं सकते। अब कोरिया से हमको LG TV मंगवानी है तो हम उन्हें रुपीज़ नहीं दे सकते, हमें क्या देना पड़ेगा, जो भी उनकी करेंसी में वॉन चलता है तो हमें वॉन देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले रुपीज़ को वॉन में कन्वर्ट कराना पड़ेगा और फिर हम वॉन उस साउथ कोरिया को जाकर देंगे। पहले हमने रुपीज़ को कन्वर्ट करवाया वॉन में और फिर वॉन को हमने दिया साउथ कोरिया को, तब जाकर साउथ कोरिया ने हमको एक LG TV भेजी, ठीक है। दिस इज़ द ट्रांजैक्शन। फिर ऐसे ही हमको कुछ गिफ्ट्स अगर अब्रॉड भेजने हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ इंडिया में और मेरी सिस्टर मान लीजिए ब्रिटेन में लंदन में बैठी हुई है, ठीक है। तो मुझे ऑब्वियसली उसको वहाँ पर गिफ्ट भेजना है, उसका बर्थडे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले अपनी रुपी को पाउंड स्टर्लिंग में कन्वर्ट करवाऊँगी, मैं अपने रुपी को पाउंड स्टर्लिंग में कन्वर्ट करवाऊँगी, ठीक है। फिर मैं इससे वहाँ पर मान लीजिए मैं ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो फिर मैं पाउंड स्टर्लिंग को से पे करूँगी वहाँ पर बुके लेने के लिए या जो भी XYZ गिफ्ट्स हैं वो लेने के लिए, और फिर मैं उसको वहाँ लंदन में भेज दूँगी, ठीक है। ऐसे ही मुझे अगर कोई फाइनेंशियल असेट्स दूसरी कंट्री में ही ख़रीदने हैं तो मुझे उन्हीं की करेंसी में लेना होगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे बांग्लादेश में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या फिर मुझे वहाँ के शेयर्स ख़रीदने हैं या बॉन्ड्स ख़रीदने हैं, तो मुझे उन्हीं के जो भी उनकी करेंसी चल है मुझे वो ख़रीदना होगा। तो पहले मुझे रुपी को उन बांग्लादेश की करेंसी में कन्वर्ट कराना होगा और फिर मैं उनके शेयर्स उनकी करेंसी में ख़रीदूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमें डिमांड चाहिए किस किस के लिए होती है, मतलब हमें डिमांड क्यों है, क्योंकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज ख़रीदने हैं, हमें कुछ गिफ्ट्स भेजने हैं, हमें कुछ फाइनेंशियल असेट्स ख़रीदने हैं दूसरी ही कंट्री में, ओके। अब असर क्या पड़ता है, मतलब कैसे ये जो डिमांड है ये घटती बढ़ती रहती है किसी भी फॉरेन करेंसी के लिए या फॉरेन एक्सचेंज के लिए। तो अगर कभी फॉरेन एक्सचेंज कि जब हम डिमांड की बात करेंगे तो एक बात ध्यान रखिए, जब हम डिमांड की बात करें तो कहीं ना कहीं हम इम्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्ट के रेफरेंस में हम बात करेंगे अभी, तो हमें ज़्यादा समझ आएगा, ओके। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, अगर फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट बढ़ गई है तो हमारे इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे और इससे डिमांड जो फॉरेक्स की है वो घट जाएगी। अब इस पूरे सेंटेंस, ये लोडेड सेंटेंस है, इसको समझने के लिए हम पहले थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं। तो हमें डिमांड है फॉरेक्स की, ठीक है, हमें मान लीजिए ऐसे याद रखते हैं, मुझे लेवाइस की जीन्स ख़रीदनी है और ये जो लेवाइस की जीन्स है ये $1 की है, ओके, दिस इज़ फॉर $1, ठीक है। अभी जो एक्सचेंज रेट चल रहा है हम इसको मान के चलते हैं इट इज़
₹10। तो मतलब क्या है कि मुझे अगर लिवाइस की जीन्स मंगवानी है यूएस से यहाँ इंडिया में, तो मैं ₹10 देती हूँ, मुझे $1 मिलता है, फिर मैं $1 वहाँ यूएस भेजती हूँ और मेरे पास एक लिवाइस की जीन्स आ जाती है। ठीक है, हुआ ये है अब कि फ़ॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट बढ़ गई है। फ़ॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि इंडिया की करेंसी डिप्रिसिएट हो गई है। मतलब कि अब $1 में ₹11 हो रहे हैं। ठीक है, $1 ₹11 के बराबर हो गया है। अब हो क्या रहा है, अब आप समझिएगा। सो व्हाट यू आर डूइंग, अब आप ₹11 देते हो, तब आपको $1 मिलता है और तब आप लिवाइस की जीन्स मंगवाते हो। ठीक है, समझ आया? पहले आप ₹10 सिर्फ देते थे और $1 मिल जाता था, अब आपको ₹11 देने पड़ रहे हो और तब $1 मिल रहा है। ठीक है, तो आप ऑब्वियस है बिल्कुल कि आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट कम होगा ना। इम्पोर्ट कम होगा तो डिमांड जो है वो फ़ॉरेन करेंसी की कम ही तो हो जाएगी। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब फ़ॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इम्पोर्ट महंगे पड़ जाएंगे। अब आपको ₹11 देने पड़ रहे हैं 10 की जगह पर $1 खरीदने के लिए। इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक दूसरा कंसेप्ट है जो कि है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, जस्ट इसका ऑपोजिट जो अभी हमने पढ़ा। ये सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज, ये बेसिकली इस क्वेश्चन से डील करता है कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में के अंदर फॉरेन करेंसी कैसे आती है, मतलब अंदर कैसे आ रही है। तो हाउ, एक तो एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट जब हम करेंगे, मतलब मान लीजिए इंडिया जो है वो जो एक्सपोर्ट करती है तो उससे फॉरेन करेंसी ही तो आती है। यूएस में जब सामान भेजेगी तभी तो यूएस का डॉलर आएगा। ऐसे ही कोई फॉरेनर्स अगर गिफ्ट सेंड करे, जस्ट दी ऑपोजिट, हमने जब गिफ्ट वहाँ भेजा तो डिमांड हमें चाहिए होगी। ऐसे ही फॉरेनर्स ने अगर गिफ्ट भेजा है तो वही काम वो लोग करेंगे, वो डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करवाएंगे और फिर वो हमें यहाँ इंडिया में गिफ्ट भेजेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही फॉरेनर्स अगर इंडिया में कोई अगर असेट खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ का ट्रांसफ़र कुछ हो रहा है, तो इन सब की वजह से सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही है कि राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बिल्कुल सेम बात है जो यहाँ पर है। हमने इसको इंपोर्ट के रेफरेंस में देखा, अब सप्लाई को हम ज़रा एक्सपोर्ट के रेफरेंस में देखते हैं। ठीक है, सेम बात करते हैं फिर से। क्या करते हैं, अगेन लिवाइस की जीन्स $1 की है। ठीक है, और हम इसको ₹10 में ख़रीदते हैं। ओके, या फिर इसको थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं, हम एक्सपोर्ट के रेफरेंस में देखते हैं। मान लीजिए इंडिया का जो खादी प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, खादी प्रोडक्ट, तो ये खादी जो है वो ₹10 का है। अभी डॉलर का जो प्राइस चल रहा है वो है ₹10 का $1। ठीक है, अब हुआ ये है कि अब फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, मतलब कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज उनके रेफरेंस में प्राइस जो है वो बढ़ी हुई है। तो पहले क्या करते थे, पहले जब हमने खादी एक्सपोर्ट करी, ठीक है, हमें $1 मिला, हमने क्या किया, आरबीआई के पास गए और आरबीआई से हमको ₹10 मिल गए। ओके, अब अगेन द सेम थिंग कि प्राइस बढ़ गया है फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब अब ₹11 हो गया है $1। ठीक है, $1 का ₹11 हो गया। सेम चीज़ वही हो रही है जो वहाँ पर है। एक्सपोर्ट्स महंगे होंगे, इंपोर्ट महंगे होंगे और एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता पड़ेगा। अब अगेन द सेम थिंग, अब क्या हुआ, हमने फिर से $1 की खादी एक्सपोर्ट करी, हमें $1 मिला, हम आरबीआई के पास गए और अब हमें आरबीआई से ₹11 मिल गए। वाओ, मतलब पहले $1 दिया और हमें ₹10 सिर्फ मिले।
अब हमने $1 दिया, हमें 11 रुपये मिल गए, तो हमारे पास में इंसेंटिव होगा ना कि हमें ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम और एक्सपोर्ट करेंगे, हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स मिले, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करें। ओके, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल सा, कि जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इससे सप्लाई फॉरेक्स की इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन जो है फॉरेन एक्सचेंज वो हमारा अंदर आएगा, कंट्री में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात है। दोनों जो डिमांड और सप्लाई हैं उनकी बात एक ही है कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब कि जब फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ता है, मतलब कि इसको जब हम बोलते हैं डिप्रीसिएशन, ठीक है, जब करेंसी किसी की डिप्रीसिएट होगी तो इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव होंगे और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ेंगे। और बहुत सिंपल सा है इसमें, आप चाइना को देखिए, आप सुनेंगे कि चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती रहती है। ठीक है, बोला भी जाता है कि चाइना ज़बरदस्ती अपनी करेंसी डीवैल्यू करती है। क्यों डीवैल्यू करती है? ताकि उनके इंपोर्ट्स कंट्रोल में रहें और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, ऐसे ही अगर जब करेंसी अप्रिसिएट करेगी, दूसरा टर्म है अप्रिसिएट करेगी, ठीक है, अप्रिसिएट करेगी तो एक्सपोर्ट्स महंगे होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे और इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जब अभी कुछ रिसेंट में ये कंट्रोवर्सी हुई है कि गवर्नमेंट ने सडनली करेंसी को एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर दिया, मतलब करेंसी जो इंडियन करेंसी थी उसको डॉलर के मुकाबले थोड़ा अप्रिसिएट किया, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो है वो महंगे हुए हैं। तो क्या इंडिया को डिप्रिसिएट करना चाहिए? बिल्कुल हाँ, डिप्रिसिएट करना चाहिए, क्योंकि डिप्रिसिएट करने से ही कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स इंसेंटिवाइज होते हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया है, इट इज़ इंटरेस्टिंग। हम आगे एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज से ही रिलेटेड है। ये है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि कैसे ये डिटर्मिन होता है। ठीक है, एंड दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक। उसके बाद हमारी क्लास 12th की NCERT ख़त्म हो जाएगी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।